बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड। तो चलते हैं स्क्रीन पर। एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका टाइम पीरियड 1066 से 1550 यानी 1066 टू 1550 एडी पर मुश्तमिल है। इसको राइट डाउन कर लें। एंग्लो नॉर्मन्स की 500 टाइम हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ना सिर्फ लिटरेरी वर्क हुआ है, इसके अंदर प्रोज, पोइट्री, रिलीजियस पोइम्स, रोमांस और बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बल्कि इसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ लोगों का रुझान गया है। स्कूल्स बने हैं, कॉलेजेस बने हैं और कैम्ब्रिज और एक्सफोर्ड जो सबसे अहम पॉइंट है एंग्लो नॉर्मन्स एज का, कि कैम्ब्रिज और एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ कब बनी हैं, कैसे बनी हैं और इसके अंदर कौन कौन से इस एज के राइटर्स पढ़े हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्दर एक एक करके वो आगे जाके। अगर हम इस 500 साल की हिस्ट्री को एक वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्किप हो जाएंगी और वही चीज़ें एनुअल एग्ज़ाम के अंदर और कंपटीशंस के एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती हैं और वहाँ पर जाकर फिर हमें लॉस होगा। इसलिए हम इसके अंदर एक एज को पकड़ेंगे और इसे डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरी एज को डिस्कस कर लेंगे। अब ये 500 साल की जो हिस्ट्री है इसको मिडिल एजेस के नाम से मज़ीद 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि इसके अंदर आपको जॉफरी चौसर यानी चौसर का नाम बार बार सुनने को आएगा। अब ये चौसर को हमने मज़ीद डिस्कस करना है जब उसकी एज आएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये चौसर वाकया ही में एक ऐसा बंदा है जिस मिडिल एजेस का नाम इसके ऊपर बेस कर दिया गया है और इसने वाकई ही बड़ा वर्क किया है, इस वजह से इसका नाम है। इसे फ्रेंच, ओल्ड इंग्लिश, इटालियन और लैटिन लैंग्वेज ये सब के अंदर इन्होंने लिखा है और ओल्ड इंग्लिश के अंदर तो इसने बहुत ज़्यादा लिखा है, जिसकी वजह से जो है इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी चौसर को कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा चौसर की मैंने बायोग्राफी बताई है ताकि चौसर का नाम बार बार सुन के आप कहीं ये ना कहें कि एक बंदे के नाम से ही इतनी एजेस के नाम क्यों रख दिए गए हैं। वो इसलिए कि इसने वर्क ही बहुत ज़्यादा किया है। अब इस एजेस को देख लेते हैं। एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड के अंदर इसको मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मिडिल एजेस से आगे एक है बिफोर द एज ऑफ चौसर, जिसका टाइम पीरियड है 1066 से 1300 एडी तक यानी 1066 टू 1300 एडी तक जो टाइम पीरियड है वो है बिफोर द एज ऑफ चौसर। इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद है एज ऑफ चौसर, फिर उसने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, बड़ा वर्क किया है। वो उस सारी सेंचुरी को, उस पूरे 100 साल को उन्होंने एज ऑफ चौसर का नाम दे दिया, यानी कि ये चौसर की एज है जी। चौसर ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। उसका टाइम पीरियड 1300 से शुरू होकर 1400 एडी तक यानी 1300 टू 1400 एडी तक एज ऑफ चौसर चलेगी और इसके बाद आएगी एज ऑफ रिवाइवल। वो 1400 एडी से लेकर 1550 एडी तक चलेगी। अब देखें कि एंग्लो नॉर्मन्स जो पीरियड है वो 1066 से 1550 एडी तक चलता है और उसको हमने मज़ीद 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया गया है। सबसे पहले हमने इसको मिडिल एजेस के अंदर हमने बिफोर द एज ऑफ चौसर, फिर एज ऑफ चौसर, फिर रिवाइवल, एज ऑफ रिवाइवल्स। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर द एज ऑफ चौसर, जिसका टाइम पीरियड 1066 से 1300 एडी तक है। अब देखते ये हैं कि 1066 एडी के अंदर ऐसा क्या काम हुआ था कि एंग्लो सैक्सन जो इससे पिछली एज थी वो पीछे रह गई और यहाँ पर एंग्लो नॉर्मन से एक नई एज शुरू हो गई। तो 1066 एडी के अंदर होती है जी बैटल ऑफ हेस्टिंग। बैटल ऑफ हेस्टिंग किन के दरमियान होती है? 2 मुल्कों के दरमियान होती है। एक जो नॉर्मन्स होते हैं ये फ्रेंच लोग होते हैं, फ्रांस को फतह करके अब ये इंग्लैंड के ऊपर हमला कर देते हैं और जो नॉर्मन्स होते हैं इनका किंग होता है विलियम फर्स्ट, जिसको बाद में विलियम द कन्क्वरर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने जंग जीत ली होती है और ये 700 शिप्स के जरिए 7000 सोल्जर लेकर इंग्लैंड के ऊपर हमला कर देता है। समुद्री रास्ते से ये आता है। अब जो इंग्लैंड होता है उस वक्त इसका बादशाह होता है हैरोल्ड गोल्डविल सन, जिसका नाम हैरोल्ड सेकंड भी है और यहाँ पर ये डिफेट हो जाता है, ये हार जाता है और इस तरह इंग्लैंड के ऊपर फिर नॉर्मन्स की हुकूमत आ जाती है और यहाँ से एंग्लो नॉर्मन्स का पीरियड शुरू हो जाता है। सिंपली बैटल ऑफ हेस्टिंग के बाद अब इंग्लैंड के ऊपर हुकूमत आ जाती है नॉर्मन्स की, इनकी गवर्नमेंट आ जाती है और इनकी राया बन जाते हैं एंग्लो सैक्सन्स जो लोग थे। अब यहाँ से एंग्लो नॉर्मन्स का पीरियड 1066 से फिर शुरू हो जाता है, इनका नया लिटरेचर डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब हमें पता है कि जो एंग्लो सैक्सन थे इनकी ज़ुबान थी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जर्मैनिक लैंग्वेज थी, जिनके ऊपर आके इन्होंने कब्जा किया है, जिनके ऊपर आके अब नॉर्मन्स ने हुकूमत करनी है। लेकिन जो नॉर्मन्स आए हैं इनकी लैंग्वेज ये फ्रेंच इनकी लैंग्वेज थी। अब फ्रेंच प्लस ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज यानी जर्मैनिक लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज जब ये दोनों आपस में मिली, यानी गवर्नमेंट की लैंग्वेज और जो नीचे राया पब्लिक की लैंग्वेज, जब वो दोनों आपस में मिली तो वहाँ से मिडल इंग्लिश लिटरेचर की इब्तिदा हो गई 1066 से। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से एंग्लो नॉर्मन्स का एक नया लिटरेचर स्टेप से डेवलप होने लगा है और सबसे पहली एज को हमने बिफोर द एज ऑफ चौसर के नाम से अब डिस्कस करना है।
अब बिफोर द एज ऑफ चौसर के अंदर किस टाइप का लिटरेचर लिखा जाता है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर नंबर 1 पे है जी मिरेकल लिटरेचर, यानी कि ऐसा लिटरेचर जिसके अंदर बाइबल की ट्रांसलेशन की गई है, बाइबल की स्टोरीज़ को लॉजिकल तरीके से बयान किया गया है कि एक इंसान की गॉड ने किस तरह से डेवलपमेंट की, फिर किस तरह से हेल और हेवन बनाई, फिर कौन से लोग हेल में जाएंगे, कौन से लोग हेवन में जाएंगे। ये तमाम बातें, मजहबी बातें लॉजिकल तरीके से बयान की गई हैं मिरेकल लिटरेचर के अंदर। नंबर 2 पे है जी मोरालिटी लिटरेचर, यानी मोरालिटी प्लेज इसके अंदर लिखे गए हैं, गुड और बैड, अच्छे और बुरे के बारे में बताया गया है। नंबर 3 पे है रोमांस लिटरेचर, यानी कि ऐसा लिटरेचर, ये वो रोमांस नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया के सुनने वाले स्टूडेंट्स समझ रहे हैं, ये वो रोमांस नहीं है। ये रोमांस है पैट्रियटिज्म वाला, यानी कि एक अपने वतन के साथ हुब्बुल वतनी का जज्बा, अपने वतन के साथ जो प्यार है, अपने वतन के साथ जो मोहब्बत है, ये वो वाला रोमांस के इसके ऊपर जो है बहुत सारी हीरोइक पोएम्स, लिटरेचर्स, ये तमाम प्लेज लिखे गए कि किस तरह से एक हीरो अपने वतन से प्यार करता है और किस तरह से वो अपने वतन के लिए जंगें लड़ता है। तो ये रोमांसिकल लिटरेचर भी बिफोर द एज ऑफ चौसर के अंदर लिखा गया है। इस एज के अंदर कोई इतने खास राइटर तो नहीं थे, क्योंकि इस एज का नाम ही बिफोर द एज ऑफ चौसर है, यानी क्योंकि चौसर ऐसी बला है जिसके आने से पहले ही 100 साल पहले ही एक एज का नाम उसके नाम से रखा गया है। हालांकि इससे आगे आनी है अभी एज ऑफ चौसर, तो लेकिन 100 साल की हम एक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ राइटर और कुछ ना कुछ उनके पोइटिक वर्क तो लिखने पड़ेंगे, ताकि हम जो है वो एक 100 साल ज़ाया तो नहीं ना कर सकते कि क्या उसके अंदर कोई काम हुआ ही नहीं। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि एज ऑफ चौसर तो पहले से, मतलब कि इसके अंदर क्या राइटर होंगे, चौसर से जाके लिखेंगे, तो वो गलत बात है। इस 100 साल के अंदर भी हमने कुछ ना कुछ राइटर्स जो इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास राइटर है जी लेमैन। ये इंग्लिश पोइट्री इन्होंने लिखी है और इनका बर्ट एक अहम वर्क है, और टू द नाइटिंगेल इनका बड़ा अहम वर्क है। और इन्होंने इंग्लिश के अंदर एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद एंग्लो नॉर्मन्स के जो सबसे पहला ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वर्क लिखा गया है वो लेमैन का ही था। लेमैन के बाद फिर बहुत सारे रिलीजियस राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी पोइम्स, पोइट्री और रिलीजन के ऊपर बहुत सारा लिखा है। लेकिन इसके बाद जो बड़ा नाम है वो है जॉन गोवर का, जो कि 1330 के अंदर पैदा हुए हैं और 1408 के अंदर इनकी डेथ हुई है। इन्होंने मोरालिटी प्लेज लिखे हैं जिनके अंदर गुड और बैड के बारे में बताया। इनका फेमस वर्क है जी कन्फेशन एमेंटस। और जॉन गोवर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है जॉफरी चौसर से पहले खिदमात सर अंजाम दी हैं। इनका जॉन गोवर का नाम भी बड़े सुनहरी हरूफ के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिखा जाता है, और उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया था कि इंग्लिश लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को कम्पीट कर सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज माइट बी कम्पीट द अदर लैंग्वेज, ये चीज़ इन्होंने प्रूव करके दिखाई थी, जिसकी वजह से जॉन गोवर का नाम बिफोर द एज ऑफ चौसर के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। एक और ज़बरदस्त राइटर हैं जी विलियम लैंगलेट, जिन्होंने हिस्टोरिकल तरीके से करप्शन ऑफ द रिलीजियस, यानी कि रिलीजन के अंदर, मजहब के अंदर कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि बाइबल के अंदर नहीं लिखे गए लेकिन लोगों ने अख्तियार किए हुए हैं पैसे कमाने के लिए, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी हवाले से इसका एक फेमस वर्क है ए विजन ऑफ पायर्स द प्लोमैन। अब यहाँ पर एक और मेन पॉइंट वाजे करता चला जाऊँ कि जो जॉफरी चौसर हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसी एज के अंदर है, लेकिन इससे जो अगली एज है, जिस एज के अंदर वो फेमस हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क लिखा, यानी 1300 से 1400 एडी की जो एज ऑफ चौसर जिसको नाम दिया गया है, उसके अंदर ही जॉफरी चौसर को डिटेल से बयान किया जाता है, अगरचा उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बिफोर द एज ऑफ चौसर के अंदर हो गई थी। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि जॉफरी चौसर की डेट ऑफ बर्थ है बिफोर द एज ऑफ चौसर, यानी कि 1066 से जो 1300 एडी तक हमने पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इसकी बर्थ हो चुकी थी।